हेलो बच्चों, वेलकम टू लेट्स स्टडी क्लासेस। तो आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 1 की कुछ क्विक नोट्स, तो जिसमें आप पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, रिएक्टेंट क्या होते हैं, प्रोडक्ट क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शंस की क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, कैसे आप इक्वेशंस को इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं विद एग्जांपल्स, और फिर हम पढ़ेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडेशन का हमारी डेली लाइफ में क्या फ़र्क पड़ता है, रेंसिडिटी के बारे में, और साथ ही साथ हम उसमें पढ़ेंगे कि इसको आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, और कोरोजन के बारे में। दीज आर द टॉपिक्स जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं जिनके बारे में। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बच्चों हम पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। तो केमिकल रिएक्शन बच्चों एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि कोई नया सब्सटेंस बनता है और जिसकी प्रॉपर्टीज़ भी नहीं होती हैं, राइट। उससे आगे हम चलते हैं तो हम जानते हैं रिएक्टेंट के बारे में कि रिएक्टेंट क्या होता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं उसे रिएक्टेंट कहते हैं, और जो नए सब्सटेंस आपको केमिकल रिएक्शंस के बाद मिल रहे हैं उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। क्लियर है। उसके बाद एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में एक्चुअली होता क्या है। केमिकल रिएक्शन एक तरह का केमिकल चेंज है जिसमें कि जो एटम्स हैं एक एलिमेंट के, एटम्स वही रहेंगे, केवल उनका रीअरेंजमेंट ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन चेंज हो जाता है। और हम इससे आगे बढ़ें तो हम देखते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो अगर बच्चों कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसमें क्या होगा, गैस निकलेगी, प्रेसिपिटेट बन सकता है, कलर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है, या फिर स्टेट चेंज हो सकती है। अब कैसे होती है ये मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। इसका एग्जांपल है कि हम एक कॉनिकल फ्लास्क में थोड़े से जिंक के ग्रैनुअल्स लेते हैं और उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं। तो जब आप उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे तो आपको छोटे छोटे बबल्स दिखेंगे जो कि होंगे हाइड्रोजन गैस के। तो इस रिएक्शन हमें क्या पता चला, इस रिएक्शन में हमें ये पता चला कि जब हमने जिंक और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का ट्रीटमेंट करवाया तो उसमें हमें गैस का इवोल्यूशन दिखाई दिया। तो दिस एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस, राइट। नेक्स्ट वी प्रोसीड टू फॉर्मेशन ऑफ ए प्रेसिपिटेट, कि कैसे किसी भी केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। इसके लिए आपने एक टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन लिया, फिर उसमें आप पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन डालेंगे। जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किया गया तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट आता है जो कि लेड आयोडाइड का फॉर्म होता है। तो आप देखेंगे कि इसमें चेंज ऑफ कलर हुआ। पहले ये जो मिक्सचर था ये कलरलेस था, लेकिन जैसे ही रिएक्शन हुई इट टर्न्स टू बी येलो। तो दिस एक्टिविटी इज एन एग्जाम्पल ऑफ change. This activity is an example of formation of precipitate. उससे आगे अब हम चलते हैं change in color. Change in color में जो कुछ ऐसी इक्वेशंस होती हैं, रिएक्शंस होती हैं जिसमें कि जब आप एक चीज़ का दूसरे से ट्रीटमेंट करवाते हैं तो कलर चेंज हो जाता है। तो आप समझ पाएंगे कि हाँ कि इसमें कोई केमिकल रिएक्शन हुई है। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं। जब आप सिट्रिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं पोटेशियम परमैंगनेट से, तो पहले जो पोटेशियम परमैंगनेट का बच्चों जो पर्पल कलर है वो जब आप ये रिएक्शन करवाते हैं तो वो चेंज हो जाता है एंड इट बिकम्स कलरलेस। तो ये एग्जांपल आपका हुआ चेंज इन कलर। नेक्स्ट हम चलते हैं अब फोर्थ पॉइंट जो हमारा है चेंज इन टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन बच्चों ऐसी होती हैं जबकि आप उसमें चेंज टेम्परेचर का देखेंगे, या तो उसमें टेम्परेचर बढ़ जाएगा या घट जाएगा। इसका एग्जांपल है जब आप क्विक लाइम लेते हैं तो उसको आप वाटर से ट्रीट कराते हैं तो आप क्या बनेगा, तो आपको मिलता है स्लेकेट लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इस रिएक्शन में बहुत सारी हीट प्रोड्यूस होती है। हीट प्रोड्यूस होने का मतलब बच्चों जो रिएक्शन मिक्सचर है वो गर्म हो जाएगा, और इससे आप क्या देख पाएंगे कि चेंज इन टेम्परेचर है। तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन विथ चेंज इन टेम्परेचर।
नेक्स्ट इसमें आता है बच्चों चेंज इन स्टेट। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिसमें कि स्टेट चेंज होती है, जैसे कि जब आप कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, लेकिन जब आप जलाते हैं तो उसमें से क्या निकलता है, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो फॉर्म होता है। वैक्स क्या है बच्चों आपका, सॉलिड, वाटर है लिक्विड एंड CO2 इज ए गैस। तो इसमें आप देखेंगे जो कंबशन रिएक्शन है कैंडल की, यानी कि जो वैक्स है उसमें क्या चेंज हो रहा है, देयर इज अ चेंज इन स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड गैस। यानी कि वैक्स सॉलिड है, वाटर जो फॉर्म हुआ कैंडल के जलने से वो लिक्विड है रूम टेम्परेचर पर, और जो CO2 फॉर्म हो रही है तो वो गैस है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में जो एक ऐसा मेथड है जिसमें कि वी रिप्रेजेंट ए केमिकल रिएक्शन, सिंबल और फॉर्मूले से आप दिखाते हैं उसको। तो अगर किसी केमिकल रिएक्शन को यू आर रिप्रेजेंटिंग या शोइंग विद सिंबल्स एंड फॉर्मूला, क्योंकि पूरी जो भी केमिस्ट्री है आप सब जगह उसके एलिमेंट्स के या एसिड्स के नाम नहीं लिख सकते, तो उसके लिए आपको सिंबल से शो करना पड़ता है। लाइक जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, they will form zinc sulfate and hydrogen. So you can show this reaction by writing Zn plus H2SO4 arrow, it will form ZnSO4 plus H2। तो ये आपका हुआ कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है। और केमिकल इक्वेशन की भी अगर हम बात करें, केमिकल इक्वेशंस भी इसमें अगर आप देखें तो दो तरह की हैं कि नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पर एक बैलेंस है, एक अनबैलेंस है। बैलेंस में बच्चों आप देखेंगे बैलेंस इक्वेशन वो होती है जिसमें कि बोथ साइड अगर हम बात करें रिएक्शन की, या नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन प्रोडक्ट। जैसे कि इस इक्वेशन में हम देखें जिंक प्लस H2SO4 लीड्स टू फॉर्म जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। अगर आप लेफ्ट साइड पर जिंक के देखें नंबर ऑफ एटम कितना है 1, राइट साइड पर भी 1। अगर हम हाइड्रोजन का देखें, हाइड्रोजन एटम का इट इज 2 है ये लेफ्ट साइड पर रिएक्टेंट में, और अगर प्रोडक्ट में भी देखें हाइड्रोजन इट इज ऑल्सो 2। सेकेंड इसमें आता है फिर सल्फर एटम यानी कि S, इसका आप लेफ्ट साइड पे देखें ये 1 है, और राइट साइड पर आप देखेंगे तो वो भी 1 है। जो लास्ट इसमें है वो ऑक्सीजन एटम है O के 4 हैं, 4 एटम्स आर प्रेजेंट इन रिएक्टेंट। और अगर राइट साइड पे देखें तो ZnSO4 में यहाँ भी ऑक्सीजन के 4 एटम हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखते हैं कि जो नंबर ऑफ एटम जितने भी रिएक्टेंट में हैं लेफ्ट साइड पे हैं, और जितने नंबर ऑफ एटम्स जो एलिमेंट्स के हैं वो क्या हैं, वो इक्वल हैं। तो इसका मतलब इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अगर आप काउंट करें नंबर ऑफ एटम्स सेम है, जिंक के देखिए, हाइड्रोजन के देखिए, सल्फर के देखिए, ऑक्सीजन के देखिए, तो दैट मीन्स द गिवन इक्वेशन इज बैलेंस। अनबैलेंस इक्वेशन क्या होती है, जब आपके रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं वो अनइक्वल है, तो उस ऐसी इक्वेशन को आप बोलते हैं अनबैलेंस। जैसे कि इसमें दिया गया है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन एरो वाटर, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर वाटर बना रहे हैं। तो अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, राइट साइड पे 2 हैं, इक्वल है। बट अगर ऑक्सीजन में देखें ऑक्सीजन के लेफ्ट साइड पर 2 एटम हैं, जबकि प्रोडक्ट में यानी कि जो वाटर है उसमें आप देखेंगे कि ऑक्सीजन का 1 एटम है, तो यानी कि इक्वल नहीं है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ अनबैलेंस इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इसमें आता है कि बच्चों किसी भी इक्वेशन को ज़्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। उसका फिजिकल स्टेट दिखा सकते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का दिखा सकते हैं कि किस रिएक्शन में हीट निकल रही है या एब्जॉर्ब हो रही है, या फिर उसकी आप कंडीशन दिखा सकते हैं कि आप किस कंडीशन में रिएक्शन प्लेस हो रहा है। तो जैसे कि एग्जांपल में मैंने दिखाया है कि जिंक और H2SO4 का दिखाया है, तो जिंक बच्चों इसमें सॉलिड है, जो H2SO4 है एक्वस सॉल्यूशन है, यानी कि पानी में सॉल्यूशन बनाया गया है। और जो रिएक्शन के बाद आपको जिंक सल्फेट ये भी इसका सॉल्यूशन मिला है, वाइल जो हाइड्रोजन है वो आपकी गैस है। तो गैस को आई हैव रिप्रेजेंटेड विद G, एक्वस सॉल्यूशन AQ, और सॉलिड है तो S, लिक्विड है तो L। नेक्स्ट इसमें है कि बाय शोइंग हीट चेंजेस, यानी कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होती हैं जिसमें हीट निकलती है, और इन रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। यानी कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन को अगर आप देखें तो वो फॉर्म कर रहा है CO2, और साथ ही इस रिएक्शन में हीट निकल रही है, तो जिसको हमने दिखा दिया प्लस हीट करके। थर्ड इसमें आता है कि आप कंडीशंस दिखाते हैं। कंडीशन जैसे हमने इसमें पोटेशियम क्लोरेट को MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड की फॉर्म उसमें प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं तो
हम क्या करते हैं, KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलता है। तो इस रिएक्शन में हमने क्या दिखाया, एरे के ऊपर प्रेजेंस दिखाई। जैसे कि आप फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में दिखाते हैं कि सनलाइट और क्लोरोफिल का होना जरूरी है, तो वो भी आप एक कंडीशन दिखा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन के भी बहुत प्रकार हैं। पहला आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है भाई, दो चीजें क्या होंगी, दो सब्सटेंस कंबाइन करेंगे। तो द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस आर कंबाइंड टू फॉर्म सिंगल सब्सटेंस। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस हो सकते हैं और लास्ट में आपको क्या मिलेगा, एक ही सब्सटेंस। तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करा, कंबाइन करा एंड दे आर फॉर्मिंग ए सिंगल प्रोडक्ट दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। उससे नेक्स्ट आपकी जो काइंड ऑफ रिएक्शन है दैट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही बच्चों को पता चल रहा है कि डिकम्पोज मतलब किसी चीज का टूटना, यानी कि द रिएक्शन इन विच कंपाउंड डिकम्पोजेज into two or more simpler substances, उसे आप बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसका कि ये एग्जाम में भी आता है कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब आप गर्म करते हैं तो व्हाट डू यू गेट, तो जब व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज हीटेड यू गेट कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। उससे नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब कि किसी चीज को डिस्प्लेस कर देना, हटा देना। तो इसमें क्या होता है, वन एलिमेंट है उसकी जगह दूसरा आ गया, ठीक है। तो जिसका एग्जाम्पल हमने बताया कॉपर सल्फेट और जिंक की रिएक्शन में, जो ये इसके लिए आपको एक्टिविटी जो सीरीज है, रिएक्टिविटी सीरीज, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या है, जिंक इज स्ट्रॉन्गर या मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो जिंक ने इसको हटा दिया और इसकी जगह खुद आ गया, इट इज जिंक सल्फेट एंड कॉपर। उससे आगे आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट बच्चों अभी हम एक एलिमेंट दूसरे को हटा रहा था और इसमें आप क्या कह सकते हैं कि दो कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आयंस को इसमें एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे कि सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप NaCl से ट्रीटमेंट कराते हैं तो Na ने हटाया AgNO3 के उसको, यानी कि NO3 में और जो है Cl में आप देखिए कि AgCl बन गया और NaNO3 बन गया। तो इट इज एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट काइंड ऑफ रिएक्शन इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडेशन मीन्स, थोड़ा ध्यान से समझिए, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना किसी सब्सटेंस में या हाइड्रोजन का हटना, और या तो ऑक्सीजन लगाओ या हाइड्रोजन हटाओ, तो इट इज ऑक्सीडेशन। रिडक्शन मतलब कमी हो रही है, किसकी कमी, ऑक्सीजन की कमी। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ए सब्सटेंस या एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या तो उसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है या ऑक्सीजन हट रहा है। नेक्स्ट इसमें आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसे हम बहुत ही ध्यान से समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन देता है या जो हाइड्रोजन का दुश्मन है, हाइड्रोजन लेता है। जो आई एम रिपीटिंग अगेन कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज हु गिव ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन देता है या जो हाइड्रोजन हटाता है। नेक्स्ट रिड्यूसिंग एजेंट में बिल्कुल ऑपोजिट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का, हु गिव्स हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन दे रहा है या ऑक्सीजन ले रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के इसमें आपस में क्या है, एनिमिटी है कि या तो ऑक्सीजन रहेगा या हाइड्रोजन रहेगा, या तो ऑक्सीजन देगा नहीं तो हाइड्रोजन लेगा। और रिड्यूसिंग में क्या होगा, हाइड्रोजन देगा या ऑक्सीजन लेगा। इसका एग्जाम्पल है कि कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन जब आप रिएक्शन करवाते हैं यू गेट कॉपर एंड वाटर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें CuO, यहाँ पे ऑक्सीजन थी कॉपर के साथ, लेकिन आफ्टर द रिएक्शन ये चली गई वाटर की फॉर्म में, यानी कि हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो थी वो किसने दी, जो ऑक्सीजन देता है वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, कॉपर ऑक्साइड। CuO ने ऑक्सीजन दी, तो हियर CuO इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसको दी, किसने या फिर किसने ली, ऑक्सीजन किसने ली, ऑक्सीजन ली H2 ने।
जो ऑक्सीजन ले रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो यानी कि यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है हाइड्रोजन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है CuO कॉपर ऑक्साइड। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है? ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? जिसको ऑक्सीजन मिली यानी कि हाइड्रोजन H2। रिड्यूस कौन हो रहा है? जिसकी ऑक्सीजन हटी, उसका लॉस हो गया, घाटा हो गया, जिसकी रिडक्शन हो गया। तो सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा है? जिसकी ऑक्सीजन हटी, मतलब CuO। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कि हमारी ज़िंदगी में एवरीडे लाइफ में कि ऑक्सीजन रिएक्शन जो है कैसे प्रभाव डालती है, कैसे असर डालती है। तो वो इस चैप्टर में हम देखेंगे दो चीज़ों के माध्यम से, थ्रू टू थिंग्स। क्या कि कोरोजन ऑफ मेटल या इन द फॉर्म ऑफ रेजिसिडिटी ऑफ फूड। तो पहले हम देखते हैं कि कोरोजन ऑफ मेटल क्या होता है बच्चों। कोरोजन ऑफ मेटल ये होता है कि जब मेटल धीरे धीरे एयर, मॉइस्चर या किसी भी केमिकल अगर उनके सरफेस पर लगा है उसकी वजह से धीरे धीरे गलता जा रहा है, या हम बोल सकते हैं मेटल्स आर ईटन अप ग्रेजुअली बाय द एक्शन ऑफ एयर, मॉइस्चर और एक केमिकल ऑन देयर सरफेस। जिसका कि बहुत ही आसान सा उदाहरण है, एग्जाम्पल है, जो अपने आप घर में भी देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। रस्टिंग ऑफ आयरन में अगर आप देखिए कि अगर लोहे में जंग लग रहा है तो उसके लिए बच्चों वाटर वेपर यानी कि मॉइस्चर का भी होना बहुत ज़रूरी है, ऑक्सीजन का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो हम रिएक्शन में देखते हैं कि आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, तो ये क्या बना रहा है? ये एक हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड बना रहा है, Fe2O3.X मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रेंसिडिटी ऑफ फूड। रेंसिडिटी ऑफ फूड से मतलब जो उस कंडीशन से है जिसमें कि ऐसा खाना जिसमें कि फैट और ऑयल हैं, धीरे धीरे उसका हवा के द्वारा ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उसमें आपको क्या लगता है? अनप्लेजेंट सी स्मेल आने लगती है। या जैसे आप देखते हैं कि मेनली जो बारिश के मौसम में आप कोई भी चीज़ खुली छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है? रेंसिड हो जाता है, वो सिल जाता है, स्मेल आने लगती है। तो वो क्या होता है? ड्यू टू रेंसिडिटी। तो इसे आप कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? उसे आप प्रिवेंट करने की मैं मेथड्स बताती हूँ। इसमें एक है कि आप जो ऐसे फूड जिसमें कि फैट और ऑयल है उसमें आप एंटीऑक्सीडेंट डालें। तो जिसके दो एग्जाम्पल है BHA एंड BST। तो BHA की आप फुल फॉर्म याद करिए, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनीसोल। सेकेंड वन इज BHT, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी टोलुइन। सेकेंड आप नाइट्रोजन गैस भर के कर सकते हैं, उसमें अवॉइड कर सकते हैं रेंसिडिटी को। जो आप पैकेट्स देखते हैं, जो चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं उसमें आप देखते हैं कि अगर उसकी जो हवा निकली हुई है तो वो सिल जाते हैं, या उसकी मतलब स्मेल आएगी या टेस्ट वाइज सही नहीं होगा, तो इसमें नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। थर्ड इसमें आता है कि आप फूड को हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं, या आप उसे एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं, या लास्ट जो इसका है कि आप उसे लाइट से दूर रख सकते हैं। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है चैप्टर 1 के, और नेक्स्ट वीडियो में आई वुड शेयर कि सम कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स चैप्टर 1 के जो कि आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।